हेलो दोस्तों, आज है आपकी हिंदी सीरीज का डे 9 और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे रस छंद अलंकार जो कि बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं। आज है 12 फरवरी, ठीक है, और आपके पास बचे हैं सिर्फ 6 से 7 दिन। अगर आप ये लास्ट 6 से 7 दिन में 95 प्लस या 90 प्लस हिंदी में स्कोर करना चाहते हैं तो ये सीरीज आप पूरा देख लीजिए। 101% अगर आप इस सीरीज को पूरा देख लेते हो, इनमें जो भी क्वेश्चन हमने करवाए सभी क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हो, आप इजिली 95 प्लस या 90 प्लस आप स्कोर कर लेंगे। 101%। बस आपको क्या करना है, जो ये सीरीज हमने चला रखी, इस सीरीज में जितनी भी वीडियोस हमने करवा दी उन सभी वीडियोस को पहले आप देख लीजिए। 8 वीडियोस हमने कंप्लीट करवा दी जिन्हें आपको पूरा देख लेना और जिस इसमें जो भी क्वेश्चन करवाए सभी को तैयार कर लेना। बाकी जो 3 से 4 वीडियोस आपकी रह गई हैं वो भी जल्द ही हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो इन 8 वीडियोस को आप देख लीजिए, इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए जो इन 8 वीडियोस में हमने करवाए। बाकी 3 से 4 जो वीडियो रह गई वो भी आपको रोज शाम को 7 बजे मिल जाएगी। ये सीरीज आपकी 14 फरवरी तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपका चलेगा महारिवीजन, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी में लास्ट 7 डेज में 95 प्लस स्कोर करना है तो सीरीज को पूरा देख लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी प्लेलिस्ट आप देख डालिए और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि ये भी हिंदी सीरीज की 9th वीडियो होने वाली। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रस, ठीक है। रस में 2 से 3 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस और शांत रस। हम इसकी ट्रिक भी बता दें कि इसकी परिभाषाएं आपको किस ट्रिक से याद करनी है, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 6 नंबर आज की इस वीडियो से आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहां हास्य रस होता है, ठीक है। इतना आपको परिभाषा लिख देनी है। इसके बाद आपको उदाहरण लिखना। उदाहरण लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने उदाहरण नहीं लिखा तो आपके 1 नंबर कट जाए, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर की परिभाषा आती है, इसमें 1 नंबर आपका परिभाषा का होता है, ठीक है, और 1 नंबर आपका उदाहरण का होता है। तो उदाहरण आपको जरूर से लिखना होगा। तो ये क्या है, हास्य रस है, तो हास वाला ही उदाहरण आपको लिखना होगा और उदाहरण आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा, ठीक है। परिभाषा आपने ब्लू पेन से लिखी, उदाहरण आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा बीच में, ठीक है, जिस टाइप से हमने लिखा है। तो क्या लिखेंगे, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ये आपको उदाहरण लिख देना और आपके 2 नंबर कंप्लीट होगा, ठीक है। स्पष्टीकरण लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पष्टीकरण लिखते हैं तो आपका टाइम बर्बाद होता है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम है तो आप स्पष्टीकरण लिख सकते हैं। फिलहाल अगर आप परिभाषा उदाहरण लिख देंगे तो 2 नंबर आपको कंप्लीट मिलेंगे। 5 नंबर का नहीं आया जो आप परिभाषा भी लिखें, उदाहरण भी लिखें और उसका स्पष्टीकरण भी लिखें। सिर्फ 2 नंबर का पूछा गया तो 2 नंबर में 1 नंबर आपका परिभाषा का होता है, 1 नंबर आपका उदाहरण का होता है, ठीक है। तो इसका स्पष्टीकरण लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय हो तो लिख दीजिएगा। तो इसमें स्पष्टीकरण कैसे करेंगे, स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है, हास। विभाव और आलंबन क्या है, विकृत व्यक्ति। अनुभाव क्या है, हंसना। और संचारी भाव क्या है, हर्ष, चपलता आदि, ठीक है। तो ये थी हास्य रस की परिभाषा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसके बाद है करुण रस। करुण रस में क्या है, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। अब इसमें आपको करुण रस क्या है, शोक वाला, इसका भाव क्या है, शोक। तो हमें इसमें कैसा लिखना उदाहरण, शोक वाला। तो इसमें लिखा है कि पिता के वध की खबर सुन राम मूर्छित हो गए, अश्रु बहे, हृदय कांपा और वचन मुख से ना निकले। ये क्या है, एक शोक वाला उदाहरण है। बस इतना आपको लिख देना है। स्पष्टीकरण लिखना चाहें तो ही लिखना, समय आपके पास हो तभी लिखना, क्योंकि हिंदी का पेपर काफी बड़ा पेपर होता है तो इसलिए हिंदी में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो हमारी बात मानिए, आपको स्पष्टीकरण नहीं लिखना, वो हमने आपके लिए लिख दिया है जिससे कि आपको समझ में आए कि भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इस उदाहरण में राम के दुख, अश्रु और मूर्छा की स्थिति करुण रस को प्रकट करती है। इतना आप लिख सकते हैं,
ठीक है। स्पष्टीकरण में स्थायी भाव क्या है? शोक मतलब दुख। विभाव क्या है? दुखद पात्र और परिस्थिति। अनुभाव क्या है? आंसू बहाना, ठंडी सांस और सिर झुकाना। संचारी भाव क्या है? निराशा, व्याकुलता और उदासी। ठीक है। इसके बाद है वीर रस। वीर रस भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में वीर रस की परिभाषा भी पूछ सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। ठीक है। उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। तो इसमें क्या है? वीर रस, इसका भाव क्या है? उत्साह। तो हमें कौन सा लिखना है उदाहरण? उत्साह वाला। इसमें लिखा है खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। तो ये क्या है? वीर रस का उदाहरण। या तो आप ये वाले लिख सकते हैं या तो आप ये लिख सकते हैं, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। तो इन दोनों में से कोई एक आप उदाहरण लिख दीजिएगा। ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में परिभाषा पूछी जाती है, तो 2 नंबर में सिर्फ आप परिभाषा लिखिए और उदाहरण लिखिए, बस। ठीक है। तो ये था वीर रस। 3 हमने आपको परिभाषाएं पढ़ा दी, हास्य रस, करुण रस और वीर रस। अब आपको ट्रिक बता रहे हैं कि परिभाषाएं आपको याद कैसे करनी है। ठीक है। बस आपको क्या करना है? सबके स्थायी भाव याद कर लेने हैं। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। ठीक है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। ठीक। तो आपको ये याद रख लेना है। अब इसकी परिभाषा कैसे याद रखेंगे? जैसे इसमें लिखा है वीर रस, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह नामक स्थायी भाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। अब यहीं अगर करुण रस होता, सेम है परिभाषा, बस आपको स्थायी भाव चेंज कर देना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। अब यहीं पे अगर वीर रस होता तो यहाँ पे हम वीर रस लिख देते, स्थायी भाव उत्साह लिख देते, यहाँ पर वीर उत्साह लिख देते। तो कैसे करेंगे? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब किसकी उत्पत्ति होती है? वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। बस जहां पे करुण रस है वहां पे आपको वीर लिख देना, जहां पे इसका शोक है तो यहाँ पर उत्साह लिख देना। ठीक है। तो बस आपको जैसे आप वीर की पूछ लीजिए तो वीर रस का लिख देना, हास रस की पूछ ली जाए तो हास रस लिख देना, बस इतना आपको कर देना। हास रस में थोड़ा चेंज कर देना है क्योंकि ये हास वाला, तो इसमें आपको क्या लिखना? हास रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वहां हास रस होता है। ठीक है। अगर यही श्रृंगार रस आता तो श्रृंगार रस में आप रति लिख देते। ठीक है। रति नामक स्थायी भाव जब विवाह, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो श्रृंगार रस की भी इसी टाइप से परिभाषा लिखनी है। ठीक है। और इसी टाइप से अगर शांत रस आता है तो शांत का क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विवाह, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। तो ये 4 परिभाषाएं सेम है, बस इसमें थोड़ा अलग है क्योंकि ये हास रस है। इसमें आपको लिख देना किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वहां हास रस होता है। ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। बाकी उदाहरण आपको थोड़े याद कर लेने, जैसे हास रस का ज्वाला आप याद कर लेना। ठीक है। करुण रस में 2 आपको दुख वाले याद कर लेने, और वीर रस में उत्साह वाले आपको पढ़ लेने। 2 हमने बता दिए, तो अगर आप वीर रस में ये 2 पढ़ लेते हैं आपको याद रहेंगे। ठीक है। ये तो सभी को याद होगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ठीक है। तो वीर रस में आपके ये उदाहरण हो जाएंगे। तो ये थे रस। ठीक है। आपको समझ में आ गया कि रस की परिभाषा हम कैसे याद रखेंगे, चाहे वो शांत रस हो, श्रृंगार रस हो, या करुण रस हो, या हास रस हो। ठीक है। तो 5 परिभाषा इनमें आपको पढ़नी है। 5 में से 2 नंबर आपके कंप्लीट है। ट्रिक भी बता दी कि कैसे आपको परिभाषा याद रखनी। इसके बाद हम देखेंगे अलंकार। अलंकार में 2 से 3 आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिन्हें आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेनी है। ठीक है। पहली है अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और यमक अलंकार। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन 4 को आप तैयार कर लेते हैं तब भी आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। ये 4 आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना। बाकी रस में हमने आपको ट्रिक बताई दी है और 5 परिभाषाएं आपको पढ़नी है, शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस और वीर रस। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले है उपमा अलंकार। ठीक है। उपमा अलंकार की परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे। तो उपमा जिसके साथ उपमा दी जाती है, मतलब जिसके लिए क्या दी जाती है? उपमा दी जाती है। और उपमान जिसकी क्या होती है? उपमा के साथ तुलना की जाती के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है।
उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। ये 4 उपमा के अंग होते हैं। इसके बाद आपको लिख देना है उदाहरण। उदाहरण क्या होगा? जो उपमा अलंकार जिसमें हो। तो ये क्या है? हरिपद कोमल कमल से। अब इसमें उपमेय क्या? उपमेय जो है हरिपद, ठीक है। उपमेय अभी हमने आपको बताया जिसके 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 लिए क्या करी जाती है? उपमा दी जाती है। तो इसमें क्या है? हरिपद। ये क्या है? उपमेय, ठीक है। उपमान जिसकी क्या करी जाती? उपमेय के साथ तुलना की जाती। तो इसमें क्या है? उपमान जो है वो कमल, हरिपद कोमल कमल से। तो उपमान क्या है? कमल है। और वाचक क्या है? से। तो वाचक क्या है इसमें? से। और साधारण धर्म क्या है? कोमल या कोमलता, ठीक है। तो इसमें आपको स्पष्टीकरण लिखना जरूरी है, ठीक है। रस में अगर आप लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको उपमा अलंकार में स्पष्टीकरण लिखना होगा क्योंकि इसमें जरूरी है। इसमें आपको बताना भी होगा कि क्या क्या इसमें दे रखा है। तो इसमें आपको जरूर से जरूर ये स्पष्टीकरण लिखना होगा, ठीक है। तो ये थी उपमा अलंकार की परिभाषा। अगली है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसे सरल भाषा में समझिए कि अगर एक वर्ण मतलब ज्यादा बार आ रहा, अधिक बार आ रहा हो तो वह क्या होगा? वह अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब उदाहरण क्या लिखेंगे? कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी बारी, ठीक है। अब इसमें कौन सा? का वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई, देखो का, ठीक है। भा की बार बार हो रही है आवृत्ति, घा की बार बार हो रही है, जिवाले बा की बार बार हो रही है और या की बार बार। तो इसमें जो भी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है वो आपको लिख के दिखा देनी। फिर इसके बाद यहाँ पे स्पष्टीकरण लिखना है। इसमें लिख के दिखाना है कि इस उदाहरण में का, भा, रा, घा और माँ अक्षर से अधिक बार आए, ठीक है। तो इसकी आवृत्ति बार बार हुई तो वह क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो स्पष्टीकरण इसमें आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें लिखना इंपॉर्टेंट है उसमें आपको लिखना है। इसके बाद है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या होता है? जैसे एक शब्द है, वही शब्द क्या है? 2 बार आ रहा है। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा है काली घटा का घमंड घटा नव मंडल तारक वृंद खिले। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? काली घटा का घमंड घटा। तो घटा वर्ड क्या, और शब्द जो है वो 2 बार आ रहा है। तो ये 2 बार शब्द तो आ रहे हैं पर यहाँ पे जो घटा का वर्ड होगा उसका अर्थ अलग होगा और इस घटा का अर्थ होगा वो अलग होगा। तो वही क्या होगा? वही अलंकार कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। तो इसमें यही कह रहे हैं कि एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, यमक अलंकार होता है, ठीक है। यमक अलंकार को आपको उदाहरण लिख देना। ये सबसे इजी और अच्छा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा नव मंडल तारक वृंद खिले, ठीक है। अब यहाँ पे लिख के दिखाना है कि इस उदाहरण में घटा 2 बार शब्द आया है और दोनों स्थान पर इसका अर्थ अलग है। आप ये ना भी लिखें, आप डायरेक्ट स्पष्टीकरण में घटा एक सब एक तरफ लिख देना बादल, एक तरफ आपको लिख देना घटा मतलब घट गया या घट कम, ठीक है। इतना आपको लिख देना। तो यमक अलंकार क्या होता है? इसमें शब्द जो है वो 2 या 2 से अधिक बार आते हैं पर उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो वही क्या होता है? वही यमक अलंकार होता है। तो ये थे अलंकार। हमने इसमें भी आपको 3 महत्वपूर्ण अलंकार करवा दिए। पहला उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। 2 से 3 आपको और पढ़ लेनी, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार, ये 2 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 आपको और पढ़ लेनी, मॉडल पेपर में आपको मिल जाएगी। उत्प्रेक्षा अलंकार और श्लेष अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे भी आपको पढ़ लेना। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी भी पुरानी पीडीएफ आपको जो सीरीज की हमने करवा दी वीडियोस उसकी भी पीडीएफ आपको वहां पर अपलोड मिल जाएंगी। अब इसके बाद है छंद। छंद में 3 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो उससे आपके 2 नंबर कंप्लीट है। कौन कौन सी पढ़नी है? तो सबसे पहले चौपाई, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। उसके बाद आपको पढ़ना है दोहा और सोरठा। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इससे आपके 2 नंबर कंप्लीट है। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो चौपाई क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं, ठीक है। अंत में 2 गुरु जरूर से जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसके 4 चरण होते हैं
और चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें परिभाषा लिखनी है और परिभाषा का 1 नंबर मिलता है। फिर उसके बाद अगर आप उदाहरण लिख देते हैं तो 1 नंबर आपको और मिल जाता है। तो 1 नंबर आपका परिभाषा से होता है और 1 नंबर आपका उदाहरण से होता है। अगर आपने उदाहरण नहीं लिखा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, उदाहरण में आप चौपाई में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वाला भी लिख सकते हैं या तो ये वाला उदाहरण भी लिख सकते हैं। अगर आप भूल रहे हो तो सबसे इजी है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वाला आप लिख दीजिएगा। ठीक है, वो भी एक चौपाई है। इसमें लिखा है उदाहरण में बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमय मुरमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। ठीक है, ये उदाहरण है। ठीक है, ये चौपाई का उदाहरण, आप उदाहरण में जय हनुमान ज्ञान वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मात्राएं लगी हैं ये कब और कैसे लगती हैं। ठीक है, इसे हम लोग इसे बोलते हैं दीर्घ और इसे बोलते हैं लघु। दीर्घ मात्रा जब लगेगी जहां पर भी बड़ू ओ से ओखली हो गया, औ से औरत हो गया, बड़ी ई की पाई हो गई, ठीक है, बड़ा आ का डंडा हो गया, जब भी ये होगा तो क्या लगेगा, दीर्घ लगेगा। और लघु कब लगेगा, लघु जैसे ये है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तब लग गया, छोटू की मात्रा है तब लग गया, छोटी ई की मात्रा है तब लग गया, तो ये छोटी ई की मात्राओं पर लगता है और जो दीर्घ है वो बड़ी की मात्रा पर लगता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो उदाहरण हमने लिख दिया, मात्रा कैसे लगेगी देख लीजिए। यहाँ पर अंक की बिंदी लगी है तो यहाँ पर दीर्घ होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छोटू की मात्रा तब भी लघु, यहाँ पर भी छोटू की मात्रा लघु। ठीक है, लघु 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 यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पर क्या होगा, गुरु हो जाएंगे। तो इसमें लिखा भी कि अंत में 2 गुरु होना चाहिए, तो अंत में 2 गुरु जरूर से होना चाहिए। ये आपको जरूर से याद रखना है कि चौपाई में अंत में 2 गुरु होना आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे गिन लेते हैं कि कितनी मात्राएं होती हैं। ये जो गुरु है, ठीक है, मतलब दीर्घ है, इसे हम लोग 2 गिनते हैं। ठीक है, और लघु को 1 गिनते हैं। अब यहाँ पर हम गिन लेते हैं कि इसके चरण में 16 मात्राएं हैं नहीं, तो 2 2 4 6 8 8 3 11 12 और 4 16, तो इसमें कितनी मात्राएं हैं, 16 मात्राएं। इसमें कहा है कि प्रत्येक चरण, हर एक चरण में 16 मात्राएं होनी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 4 16, इसमें भी 16 मात्राएं पूरी हैं। अब इसके बाद तीसरे चरण में देख लेते हैं, 3 5 8 10 12 और 4 16, इसमें भी 16 मात्राएं और इसमें भी 16 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो आपको हमने ये भी बता दिया कि कौन सी मात्राएं कब लगती हैं। जो लघु है, ठीक है, लघु कब लगता है, छोटी की मात्रा में, और दीर्घ लगता है बड़ी की मात्रा में, और अंत में 2 गुरु होना आवश्यक है चौपाई में। ठीक है, तो ये था चौपाई। पहले आपको परिभाषा लिखनी है, उसके बाद उदाहरण लिखना, उसकी मात्राएं भी आपको लगानी और ये भी गिनना है कि हर एक चरण में 16 मात्राएं हो रही हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं। ठीक, इसके बाद अगली परिभाषा है दोहा। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, पर इसमें जो पहला चरण होता है और तीसरा चरण होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा और चौथा चरण है, इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना है, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक 4 चरण होते हैं और पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें हमने उदाहरण लिख दिया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, अब मात्रा में बता दिए कि लघु कब लगता है और दीर्घ कब लगता है। दीर्घ जो है वो बड़ी मात्राओं पर लगता है और लघु जो है वो छोटी मात्राओं पर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देते, रावी है तो यहाँ पर लघु लगे, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु, तो 4 हो गई। ठीक है, यहाँ पे बड़ा आ की डंडा लगा है और बड़ी की मात्रा रही, तो यहाँ पर क्या लगेगा, दीर्घ लगेगा। तो आप मात्राएं तो लगाना सीख गए होंगे। अब हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें 13-13 मात्राएं हैं या नहीं। 4 8 और 12 और 1 13, तो पहले चरण में तो 13 मात्राएं हैं। तीसरे में देख लेते हैं, 4 7 8 4 11 और 1 13, तो इसमें भी 13 मात्राएं, तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। इसके बाद दूसरे और चौथे में देख लेते हैं, 2 6 8 और 10 और 1 11, इसमें दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। इसके बाद 6 8 3 11, चौथे चरण में भी 11 मात्राएं हैं। तो मात्राएं आपको चेक करनी है। ठीक है, आपको ये पता होगा कि जो लघु है उसे हम लोग 1 गिनते हैं और दीर्घ को
2 गिनते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप मात्राएं गिन पाएंगे। और ये आपको याद रखना है कि छोटू की मात्रा में कौन सा लगता है, लघु। ठीक है, और बड़ी की मात्रा में दीर्घ, मतलब जो बड़ी मात्राएं होती हैं उनमें दीर्घ लगता है और छोटी मात्राओं में लघु लगता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सबसे मेन पॉइंट यही है। ठीक है, अगली इसकी है सोरठा। सोरठा क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, यह भी एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और सोरठा जो होता है वो दोहा का उल्टा होता है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोरठा जो होता है वो दोहा का उल्टा होता है। इसमें लिखा है कि सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और यह दोहा का उल्टा होता है। अब इसमें देखिए, इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं थी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। अब ये क्या है, ये उल्टा है दोहा का। तो इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, इसमें दूसरे और चौथे चरण में होंगी 13-13 मात्राएं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका भी उल्टा लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा, रहीमन पानी राखिए, पानी गए न उबरे, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इसे भी आप उल्टा लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा बिन पानी सब सून, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, मोती मानस चून, पानी गए न उबरे। इस टाइप से आप उल्टा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उदाहरण लिख दिया, निजमन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल चार, बरुनौ रघुवर बिमल जसु। ये क्या है, उल्टा है। ठीक है, दोहा में आप ये वाला उदाहरण भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये ना आ रहा हो तो दोहा में आप लिख सकते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरुनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। तो दोहा में आप ये भी उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, दोहा का ये उल्टा कर दिया। इसमें लिख दिया, निजमन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल चार, बरुनौ रघुवर बिमल जसु। तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले चरण में कितनी मात्राएं, 11-11, 2, 2, 4 और 7, 8, 9 और 11। तो पहले चरण में इसके 11 मात्राएं, तीसरे चरण में भी 11 ही मात्राएं होनी है। ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10 और 1, 11। तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। अब इसमें दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, और इसमें चौथे चरण में भी 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो याद रखना, सोरठा जो होता है वो दोहा का उल्टा होता है, इसलिए इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो मात्राएं तो आपको पता है कि किस टाइप से लगाना हो। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिए उदाहरण। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने जो ऊपर उदाहरण लिखा है उसका हमने उल्टा लिख दिया। जैसे बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, मोती मानस चून, पानी गए न उबरे। तो दोहा जो होता है वो सोरठा का उल्टा होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा रस, छंद, अलंकार, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की ये 9th वीडियो थी और हमने 8 वीडियो इस सीरीज में कंप्लीट करवा दी। तो वो 8 जो वीडियोस आपने नहीं देखी है, देख लीजिएगा। उसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया। 100% अगर आप ये सारी वीडियोस को देख लेते हैं, आप हिंदी में लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस सीरीज में करवा दिए। ठीक है, तो जो सीरीज हमने करवाई उसकी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। बाकी सारी वीडियोस आपको देख लेनी और सारे क्वेश्चन उस वीडियोस के तैयार कर लेने। आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हैं। ठीक है, आज है 12 फरवरी और 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। तो 6 दिन सिर्फ आपके पास बचे हैं। तो अगर आपको इन 6 दिन में हिंदी में पढ़कर 95+ स्कोर करना है तो ये 8 वीडियोस आपको तैयार कर लेनी। बाकी आज की 9th वीडियो तो आपने देख ही ली होगी। 3 वीडियोस जो आपकी रह गई वो भी हम जल्द ही कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज की सारी वीडियोस आपको देख लेनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी अगर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।